हेलो स्टूडेंट्स एंड डियर फ्रेंड्स, सुप्रभात या सुबह संध्या, जब भी आप वीडियो देखेंगे उस हिसाब से। तो चलिए आज स्टार्ट करते हैं लेक्चर 2 स्केलर्स एंड वेक्टर्स के ऊपर। लास्ट क्लास हमने डिस्कस किया था लेक्चर 1 के ऊपर, हमने देखा था यूनिट वेक्टर के तक, ठीक है ना। यूनिट वेक्टर का डिस्कशन हो गया था। आशा करते हैं आपको लेक्चर 1 समझ में आ गया होगा। अब शांति से बैठ करके लेक्चर 2 देखें। लेक्चर 2 में हम डिस्कस करेंगे थोड़ा सा आगे, ठीक है। चलिए, कोई भी एक वेक्टर को आप रिप्रेजेंट कैसे करते हो वो आपको पता है, एक एरो मार्क के साथ, ठीक है ना। एक एरो मार्क के साथ आप एक वेक्टर को रिप्रेजेंट करते हो तो उसका हेड कौन सा होता है, टेल कौन सा होता है, ये आपको पता है, ठीक है। डायरेक्शन किस तरफ होता है ये पता है। मैग्नीट्यूड क्या होता है, कोई भी वेक्टर का मैग्नीट्यूड मतलब उसका अमाउंट कितना है, क्वांटिटी कितना है। जैसे मैं बोलूँ फोर्स लगा रहा हूँ, इधर मैं 10 न्यूटन का फोर्स लगा रहा हूँ, इस तरफ ये डायरेक्शन है, कितना 10 न्यूटन। सो ये जो 10 न्यूटन हम बोल रहे हैं, ये 10 न्यूटन होता है मैग्नीट्यूड। मैग्नीट्यूड यानी कि अमाउंट या क्वांटिटी। सही है, बोर्ड एकदम साफ है। इसके ऊपर हम स्टार्ट करते हैं। जैसे कि जब हमने आपको स्केलर और वेक्टर का डेफिनेशन बताया, तब मास्टर जी ने आपको बताया कि ये वो फिजिकल क्वांटिटीज हैं जो जिनका मैग्नीट्यूड होता है, डायरेक्शन भी होता है, और वो लॉज ऑफ वेक्टर एडिशन को ओबे करते हैं। साहेब, ये लॉज ऑफ वेक्टर एडिशन क्या होते हैं? लॉज ऑफ वेक्टर एडिशन को थोड़ा सीखते हैं, ठीक है। लॉज ऑफ वेक्टर एडिशन, वेक्टर्स को ऐड करने का नियम क्या है? लॉज ऑफ वेक्टर एडिशन, वेक्टर को ऐड करने का नियम क्या है? इसके ऊपर सबसे पहला नियम जो हम देखेंगे उसको हम कहते हैं ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। क्या कहते हैं इसको भैया? ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। ये ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन क्या है उसको पढ़ते हैं, उसको समझते हैं। अगर हमारे पास एक ट्रायंगल है, कोई भी ट्रायंगल है, इसका नाम है ए, इसका नाम है बी, इसका नाम है सी। अगर हमारे पास एक ट्रायंगल है और ये ट्रायंगल का दोनों साइड दो वेक्टर होते हैं, ये टेल ये हेड, और ये तीसरा साइड भी एक वेक्टर होता है, ये टेल ये हेड। देखो ये दोनों सेम ऑर्डर पे हैं, दोनों सेम ऑर्डर पे है। जैसे कि ये इस तरफ है, फिर उसके साथ है ना कंटिन्यूअस है, तो ये दोनों को हम कहेंगे सेम ऑर्डर। बी सी एंड सी ए आर इन द सेम ऑर्डर। ये ए बी सी एक आपके पास ट्रायंगल है। सो ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन के नियम के मुताबिक आपके पास अगर कोई एक ट्रायंगल है, सुंदर हो या असुंदर हो हमको फर्क नहीं पड़ेगा, उसके दो साइड्स अगर दो वेक्टर्स होते हैं इन सेम ऑर्डर, तो तीसरा साइड जो होता है उसका रिजल्टेंट कहलाता है इन द अपोजिट ऑर्डर। ये है आपका ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। तो ये नियम को लिख सकते हैं, इफ अकॉर्डिंग टू ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन, इफ टू साइड्स of a triangle are represented as two vectors in same order, then the third side represents their resultant in opposite order, बात समझ में आ गया? If two sides of a triangle are represented as two vectors in same order, then the third side represents their resultant in opposite order। तो यहां पे आप लिख सकते हैं BC वेक्टर प्लस CA वेक्टर
इज इक्वल टू, ये है टेल, ये हो गया हेड, इज इक्वल टू बी ए वेक्टर। ठीक है, देखो बी सी प्लस सी ए, बी सी प्लस सी ए इज इक्वल टू बी ए, बी सी प्लस सी ए इज इक्वल टू बी ए। ये ट्राइंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन से आपको मिल गया। देखो ये ट्राइंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन, इसको याद रखने का क्या तरीका है, बी सी प्लस सी ए, शुरू कहां से किया आप, बी से, अंत कहां पे किए, ए पर, जहां से शुरू उसको बोले, जहां पे खत्म हुआ उसको बोले बी ए, बी से शुरू ए पे खत्म, बी से शुरू ए पे खत्म, बी ए बोलो, काम खत्म। जब आप बी सी सी ए बोल रहे, और एक तरीका भी है, देखो सुनो, जब आप बी सी प्लस सी ए बोल रहे हैं तो किसको दो बार बोले, सी को, बी सी प्लस सी ए, सी को दो बार बोले। अब बी और ए क्या बोलेंगे, बुरा मान जाएंगे, बोलेंगे कि नहीं नहीं ये तो नाइंसाफी हो गया साहेब, आपने सी को दो बार लिया उसका नाम, लेकिन हम क्या गलती किए होते, हमारा नाम क्यों एक एक बार लिए। जैसे चॉकलेट पे एक एक चॉकलेट सबको दिया गया, दो दो सब चॉकलेट सबको दिया गया, और तेरे को ही नहीं दिया गया, तेरे को एक दिया गया, तो रोएगा नहीं। अब तुम रोएगा तो तुमको खुश करने के लिए क्या किया जाएगा, भाई सबको दो दिया गया है, आपको भी और एक दे दिया जाएगा। अब ये बेचारा बी और ए रो रहे हैं क्योंकि सी को दो बार बुलाया गया, अब ए और बी और ए को खुश करने के लिए उसको दो बार बोल दो, उनका नाम हो गया, सबका बराबरी हो गया। देखो सी को दो बार बोले, बी को दो बार बोले, ए को दो बार बोले, अरे ठीक है, ऐसे मजाक मजाक में, ठीक है। सो बी सी प्लस सी ए विल बी इक्वल टू बी ए। इस तरह के और भी एग्जाम्पल्स आप देख सकते हैं। अगर हमारे पास कुछ इस तरह का भी एक ट्राइंगल है, अगर ये पी क्यू आर है, अगर आपके पास पी आर एक वेक्टर है और आर क्यू एक वेक्टर है, तो इनका रिजल्टेंट क्या होगा, देखो पी आर वेक्टर प्लस आर क्यू वेक्टर, शुरू कहां से किया, अंत कहां पे किया, तो शुरू से अंत तक वेक्टर बना दीजिए, काम खत्म हो जाएगा। हेलो बच्चों, P से शुरू किया, Q पे खत्म हुआ, तो पी क्यू वेक्टर, या पी आर प्लस आर क्यू, आर को दो बार बोला, P और Q बुरा मान जाएंगे, उनको खुश करने के लिए फिर से P और Q को बोल दो, जहां से शुरू और जहां पे खत्म, P से Q, और ये P Q जो है उसको जोड़ दीजिए, ये हो गया आपका रिजल्टेंट। देखिए ये दोनों सेम ऑर्डर में है और ये अपोजिट ऑर्डर में है, समझने में कोई परेशानी नहीं है मेरे बच्चों को। हेलो सर, ये सुनो, और एक एग्जाम्पल भी कर सकते हैं इसके लिए। अगर हमारे पास और एक वेक्टर है, कैसा भी एक वेक्टर आप बना सकते हो, ठीक है, ये मान लीजिए m, ये n, ये l, ठीक है, और ये एक वेक्टर है आपके पास mn और nl एक वेक्टर है, तो रिजल्टेंट क्या होगा, देखो mn वेक्टर प्लस nl वेक्टर, भैया शुरू कहां से किए, m से, अंत कहां पे हुआ, l पे, हो गया ml। mn nl ये दोनों सेम ऑर्डर में है, तीसरा होना चाहिए अपोजिट ऑर्डर में, तो तीसरा हो रहा है अपोजिट ऑर्डर में, कोई दिक्कत नहीं है किसी को, ml। हेलो बच्चों, सही बात है, दिक्कत नहीं है मेरे बच्चों को, अरे ठीक है। सो mn प्लस nl इक्वल टू ml हो गया, ये आपके पास ट्राइंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन हो गया, और उसको कैसे लिखते हैं, क्या करते हैं, वो भी आपको समझ में आ गया। इसी के साथ हम आपको और एक चीज सिखा रहे हैं, रिजोल्यूशन ऑफ ए वेक्टर, रिजोल्यूशन ऑफ ए वेक्टर, ऑफ ए वेक्टर, यानी कि वेक्टर को तोड़ना। कैसे तोड़ेगा वेक्टर को, कैसे इसको कंपोनेंट में तुम इसको रिजोल्यूट करोगे। अगर तुम्हारे पास यहां पर आर वेक्टर है, जिस तरफ थीटा उस तरफ आएगा आर कॉस थीटा, और ये आर कॉस थीटा के साथ परपेंडिकुलर करके आपके पास एक वेक्टर आना चाहिए आर साइन थीटा। और एक बार कहना चाहता हूं, आर जिस तरफ थीटा उस तरफ आर कॉस थीटा, उसके साथ किसके साथ, आर कॉस थीटा के साथ परपेंडिकुलर करके आर साइन थीटा, जैसे कि आर साइन थीटा और आर कॉस थीटा के बीच में आएगा आर। हेलो बच्चों, आर जिस तरफ थीटा उस तरफ आर कॉस थीटा,
उसके साथ परपेंडिकुलर करके आएगा आर साइन थीटा, जैसे कि आर उनके बीच में है। नहीं सर, और 2-4 को एग्जाम्पल करा दीजिए। ठीक है, करते हैं। मान लीजिए ये है आपके पास W, जिस तरफ आपका आएगा थीटा उस तरफ आप बोलोगे W cos थीटा। ये W cos थीटा के साथ परपेंडिकुलर करके आपके पास आप लिखेंगे W sin थीटा। सहमत? अगर हम बोलते हैं इसके ऊपर और एग्जांपल्स, अगर हम बोलते हैं इस तरफ n है और इस तरफ अल्फा है, तो आप बोलोगे इस तरफ n cos अल्फा, और n cos अल्फा के साथ परपेंडिकुलर करके आएगा n sin अल्फा, जैसे कि n उनके बीच में होगा। ठीक है, ठीक उसी तरह अगर हम बोलते हैं यहां पर कि ये एक वेक्टर है, ये डिस्प्लेसमेंट s है, ये x एक्सिस है और ये y एक्सिस है, चलेगा बच्चों? अरे ठीक है। अगर ये एंगल थीटा है तो x एक्सिस के ऊपर उसका कंपोनेंट आ गया s, जिस तरफ थीटा उस तरफ आएगा s cos थीटा, उसके साथ परपेंडिकुलर करके आएगा s sin थीटा। ये बोलने का ये मतलब होता है कि डिस्प्लेसमेंट का s कंपोनेंट है x कंपोनेंट है s cos थीटा, और यही डिस्प्लेसमेंट का y कंपोनेंट होता है s sin थीटा। हेलो बच्चों, समझ में आया? ये सब नोट कर लीजिए, फिर आगे पढ़ेंगे। लिख लिए? चलिए इसके ऊपर एक एग्जाम्पल करते हैं। आओ एग्जाम्पल देखो, ये आपके पास x एक्सिस है, ये आपके पास y एक्सिस है। मान लीजिए ये ओरिजिन आपका, मान क्या लोगे, यही ओरिजिन है, मानना क्या है, ये ओरिजिन है आपका, ये पॉइंट P है। O से P तक आपने चला कुछ 10 मीटर, मान लीजिए ये एंगल जो है वो 37 डिग्री है, मान लीजिए। ठीक, अब अगर तुम्हारा मास्टर तुमको पूछता है कि ये जो भैया डिस्प्लेसमेंट हुआ उनका 10 मीटर O से P तक, ये साहेब ये XY प्लेन है भैया, x एक्सिस के अलोंग कितना डिस्टेंस चला और y एक्सिस के अलोंग कितना डिस्टेंस चला, तो वो कैसे निकालोगे? सुनो, ये पॉइंट तक पहुंचने के लिए क्या करना पड़ेगा? तुम्हारे पास तरीका क्या है? पहले x एक्सिस के अलोंग तुम आगे बढ़ोगे, अरे सही बात है ना, टंग 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 करके यहां तक पहुंचोगे, उसके बाद फिर से ऊपर चलोगे टंग 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 करके, यानी कि आपको कुछ डिस्टेंस x के अलोंग चलना होता है और कुछ डिस्टेंस y के अलोंग चलना होता है। तो x के अलोंग कितना चलना होगा, y के अलोंग कितना चला होगा वो लड़का, ठीक है, वो कैसे मिलेगा? ये 10 मीटर, इस तरफ 37, तो ये होता है 10 cos 37। सहमत? 10 थीटा 10 cos थीटा, 10 sin 37 10 cos 37, 10 cos 37 के साथ परपेंडिकुलर करके आपके पास आता है और एक कंपोनेंट 10 sin 37 डिग्री। ठीक बा? अब ये जिस तरफ, ये उस तरफ, ये जितना, ये उतना, ये जो, ये वो, ये 10 sin थीटा, ये 10 sin थीटा, तो ये 10 sin 37, ये भी 10 sin 37। सो ये डिस्प्लेसमेंट का x कंपोनेंट है और ये डिस्प्लेसमेंट का y कंपोनेंट है। हेलो साहेब, सो ये डिस्प्लेसमेंट टोटल, तो डिस्प्लेसमेंट टोटल यहां पे हमारे पास 10 मीटर है, लेकिन हमारे पास सवाल है कि x एक्सिस के अलोंग कितना डिस्प्लेसमेंट है। सो डिस्प्लेसमेंट अलोंग x एक्सिस इज इक्वल टू 10 cos 37 डिग्री, यानी कि 10 cos 37 का वैल्यू होता है 4/5। ठीक है ना? ये वैल्यूज हम आपको बता सकते हैं। sin 37 होता है 3/5, cos 37 होता है 4/5, sin 53 होता है 4/5 और cos 53 होता है 3/5। सो इसको कैंसिल करोगे तो ये 2, तो ये हो गया 8 मीटर। सो डिस्प्लेसमेंट अलोंग x एक्सिस इज 8 मीटर। ठीक है, डिस्प्लेसमेंट अलोंग y एक्सिस कितना है भैया? 10 sin 37 डिग्री,
10 sin 37 का वैल्यू होता है 3/5, ये हो गया 6 मीटर। तो आपके पास डिस्प्लेसमेंट अलोंग वाई एक्सिस इज ऑल्सो 6 मीटर आ गया आपके पास, दोनों मिल गया आपको। अब तुम्हारे मन में एक संदेह होना चाहिए कि सर जी आपने ये तो कर लिया, हम भी मान लिए, लेकिन आप थोड़ा सा करके दिखाइए कि ये वही 10 मीटर है। देखो अगर आप ऐसा करते हो, आपके पास यहां पे राइट एंगल ट्राइंगल है, ये राइट एंगल ट्राइंगल में आपको पता है हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर का बस बेस का स्क्वायर, ये h स्क्वायर इज इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, पी जो है वो 10 sin 37 यानी कि डिस्प्लेसमेंट अलोंग y एक्सिस का स्क्वायर, और बेस जो है डिस्प्लेसमेंट अलोंग x एक्सिस का स्क्वायर। हेलो भैया, डिस्प्लेसमेंट अलोंग y एक्सिस कितना है? 6 मीटर है। डिस्प्लेसमेंट अलोंग x एक्सिस कितना है? 8 मीटर है। स्क्वायर कर दीजिए, h स्क्वायर विल बी 36 प्लस 64, ये हो जाएगा आपके पास h स्क्वायर इज इक्वल टू 100। तो ये हाइपोटेन्यूज जो है वो आ गया 10 मीटर, और वही तुम्हारा डिस्प्लेसमेंट है। बोलो हाँ या ना, सहमत? हेलो बच्चों, तो अगर ये s है इस तरफ थीटा, तो s cos थीटा और ये s sin थीटा, वेक्टर को कंपोनेंट में तोड़ना आपने सीख लिया। हेलो बच्चों, ये सुनो, अरे सही है। तो आपके पास कोई भी वेक्टर का x कंपोनेंट और y, अच्छा ये वेक्टर को आप वेक्टोरियल कैसे लिख सकते हो? OP वेक्टर यानी कि डिस्प्लेसमेंट वेक्टर, इसको ना आप लिखोगे SX I कैप SY J कैप प्लस SZ K कैप, ऐसा लिख सकते हो। ये वेक्टर कौन सी प्लेन पे है? XY प्लेन पे है। इसका Z कंपोनेंट क्या है? 0। Z के बारे में हमने तो बात ही नहीं किया। तो ये XY प्लेन के ऊपर है, Z कंपोनेंट 0, तो ये Z कंपोनेंट वाले को 0 शुरू से लिख लो, और ये डिस्प्लेसमेंट वेक्टर हो जाएगा SX कितना है भैया? 8, X एक्सिस के लॉन्ग है, इसलिए I कैप। और SY को देखो, SY जो है वो Y एक्सिस के लॉन्ग है, इसलिए आप इसको लिख सकते हो 6J कैप। ठीक है ना? ये डिस्प्लेसमेंट को वेक्टोरियली भी आप इस तरह का रिप्रेजेंट कर सकते हैं। बात समझ में आ रहा है? हेलो बच्चों, सही बात है। इसी के साथ चलिए वेक्टर एडिशन के कुछ और नियमों को देखते हैं। वेक्टर एडिशन का और एक नियम होता है जिसको हम कहते हैं पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। इस नियम के मुताबिक अगर हमारे पास एक सुंदर सा पैरेललोग्राम होगा, जिस पैरेललोग्राम का नामकरण आप कर दे बच्चे OABC, नियम अनुसार अगर ये पैरेललोग्राम का दो एडजेसेंट साइड्स, दो वेक्टर्स होते हैं, ये एक साइड है और इसका संलग्न साइड जो है, एडजेसेंट साइड जो है वो है B वेक्टर, उनके बीच में एंगल है थीटा। नियम कहता है इफ टू एडजेसेंट साइड्स ऑफ ए पैरेललोग्राम आर रिप्रेजेंटेड एज टू वेक्टर्स, देन द बड़का, देखो इधर दो डायगोनल्स है, ये छोटा है और ये बड़का है, तो ये बड़का डायगोनल हो जाएगा इन दोनों का रिजल्टेंट, यानी कि ये A वेक्टर ये B वेक्टर, ये होगा उनका रिजल्टेंट R वेक्टर। ठीक है, उसको साबित करना होगा कि ये रिजल्टेंट सच में होगा और उसका मैग्नीट्यूड कितना होगा, ये दो चीजें हमें निकालना है। सो अकॉर्डिंग टू पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन, अकॉर्डिंग टू पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन, इफ टू adjacent sides of a parallelogram are represented as two vectors, then the main diagonal represents
their resultant, represents their resultants। तो ये जो मेन डायगोनल होगा वो उनका रिजल्टेंट के हिसाब से रिप्रेजेंटेड होगा। वो भला कैसे? देखो आपके पास एक सुंदर ट्राइंगल दिख रहा होगा, यहां पे ओ ए बी एक ट्राइंगल है। इन ट्राइंगल ओ ए बी ट्राइंगल में अप्लाइंग ट्राइंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन, ट्राइंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन को अप्लाई करके देखेंगे कि सच में ये बड़का डायगोनल उनका रिजल्ट मतलब एडिशन, उनका रिजल्टेंट है कि नहीं है। वो कैसे पता चलेगा भैया? ये जिस तरफ, ये दोनों पैरेललोग्राम है, ये दोनों पैरेलल है, ये जिस तरफ ये उस तरफ, ये जितना ये उतना, ये जो ये वो, ये बी वेक्टर तो ये भी बी वेक्टर। अगर ओ ए बी ट्राइंगल में आप ट्राइंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन को लगाते हैं तो यहां पे होगा ओ ए वेक्टर प्लस ए बी वेक्टर, ओ ए प्लस ए बी इज इक्वल टू होगा ओ बी वेक्टर। और ये ओ बी ही तो मेन डायगोनल है, बड़का डायगोनल है। ओ बी वेक्टर इज इक्वल टू ओ ए माने ए वेक्टर है, ए बी माने बी वेक्टर है। सो ओ बी जो है वही तुम्हारा रिजल्टेंट है, यानी कि रिजल्टेंट वेक्टर जो है वो ही ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर है। इसी को आप बोल सकते हो ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर है। ठीक है ना? अब देखेंगे कि ये रिजल्टेंट जो होगा, ये रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड कितना होगा। ठीक है, अब बोर्ड पे तो जगह है नहीं, आप पहले इतने को लिख लीजिए फिर आगे बढ़ेंगे। ठीक है, चलिए बच्चों देखते हैं ये रिजल्टेंट जो है वो रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड कितना होगा। आपके पास यहाँ पे एक ये है क्या पैरेललोग्राम है। सो ओ ए बी सी उनके तो है नामकरण, कोई दिक्कत नहीं है। ये ए वेक्टर है और ये बी वेक्टर है। अच्छा ये बी वेक्टर तो इसके साथ पैरेलल वाला जो भी वो तो बी वेक्टर होगा ही, और ये बड़का वाला जो होता है डायगोनल यही आपका रिजल्टेंट होता है ना। ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर का रिजल्टेंट है, वही आपको निकालना है कि कितना होगा मैग्नीट्यूड। अच्छा जी ये दोनों पैरेलल साइड्स है, पैरेललोग्राम है, तो ये बी वेक्टर है, ये बी वेक्टर है, बी इस तरफ थीटा, तो इस तरफ जिस तरफ थीटा उस तरफ आ जाएगा तुम्हारा बी कॉस थीटा, उसके साथ परपेंडिकुलर वाले का नाम बी साइन थीटा होगा। ये जितना ये उतना, इसका नाम ओ ए बी सी हो गया, इसका नाम डी रखते हैं। ये जितना ये उतना, ये जिस तरफ ये उस तरफ, ये जो ये वो, ये भी साइन थीटा, ये बी साइन थीटा। हेलो बच्चों सहमत? बी थीटा कंपोनेंट अभी अभी निकालना सिखाना। बी थीटा बी कॉस थीटा बी साइन थीटा, बी थीटा बी कॉस थीटा बी साइन थीटा, तो ये बी साइन थीटा है तो ये भी बी साइन थीटा है, सहमत? और ये एंगल 90 डिग्री है। तो यहां पर हमारे मास्टर जी बी डी को बी साइन थीटा लिखें तो कोई दिक्कत है आपको? कोई दिक्कत नहीं है, बिल्कुल नहीं दिक्कत है। यहां पर ओ डी को अगर तुम्हारे गुरुजी ओ डी को ओ ए प्लस ए डी लिख दें तो कोई दिक्कत है? कोई दिक्कत नहीं है। सो ओ डी के जगह ओ ए के जगह ए डी के जगह बी कॉस थीटा लिख सकते हैं। सहमत हो या सहमत नहीं हो प्यारे बच्चों? सहमत हैं सभी बच्चे मेरे? अरे हाँ या ना? ठीक है बच्चों, अब क्या है, तुमको ये रिजल्टेंट चाहिए, रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड चाहिए। इधर तुम्हें राइट एंगल ट्राइंगल साफ साफ दिख रहा है, देखो ओ बी डी नाम का एक राइट एंगल ट्राइंगल साफ साफ दिख रहा है। इन ट्राइंगल ओ बी डी, क्योंकि ये राइट एंगल ट्राइंगल है, सो ओ बी का स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर जो है वो है बी डी का स्क्वायर, बेस जो है वो है ओ डी का स्क्वायर। यहां तक तो हर बच्चे को समझ में आ गया होगा। अरे छुटकू बच्चों को समझ में आ जाता है, तुमको भी आ जाएगा, 11th क्लास के हो तुम। सो अब ओ बी कौन है भैया? ओ बी तो बड़का डायगोनल है, बड़का डायगोनल है यानी कि वही तो है रिजल्टेंट।
सो रेजल्टेंट तो नहीं लिखेंगे, रेजल्टेंट का मैग्नीट्यूड लिखेंगे क्योंकि ये OB है, मैग्नीट्यूड है। सो रेजल्टेंट का स्क्वायर इज इक्वल टू BD के जगह मेरे प्यारे बच्चों तुम्हारा मास्टर लिख सकता है ऐसा, बोल हाँ या ना, प्लस यहां पर AD है, देखो AD सॉरी OD है, OD बेस जो है वो OD है, OD के जगह A प्लस B cos थीटा उसका स्क्वायर लिखें। सहमत? कोई परेशानी नहीं है किसी भी बच्चे को, एकदम आराम से सीखेंगे, धीरे धीरे कंसेप्ट सारे बिल्ड करते जाएंगे और कुछ 1-2 महीनों के बाद हम लोग फिजिक्स और मैथमेटिक्स दोनों में अपना पकड़ बहुत अच्छा बना लेंगे। ठीक है, सो ये रिजल्टेंट ऐसा दिख रहा हूं अभी मैं। अब B स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा प्लस A स्क्वायर, अच्छा A प्लस B का होल स्क्वायर है, A प्लस बी नहीं, A प्लस बी कॉस थीटा का होल स्क्वायर है, A प्लस बी मान लो, A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर नहीं रे, B स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 2AB, 2AB नहीं B कॉस थीटा है। सहमत? अब देखो साइन स्क्वायर थीटा और कॉस स्क्वायर थीटा दोनों में प्यार बहुत है, मिलकर के एक बना देते हैं। हेलो, बनाते हैं ना एक, बुलाइए, प्यार जिनका बहुत है उनको पास बुलाइए। अच्छा सुनो जी, A स्क्वायर को पहले लिख लो ना, प्लस B स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा प्लस B स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 2AB कॉस थीटा। अब जहां देखो ऐसा काम तुम बिल्कुल कोई समय नष्ट किए बगैर B स्क्वायर को कॉमन ले लो और अंदर बच जाएगा साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा प्लस ट्वाइस AB कॉस थीटा। ये साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा कितना हो जाएगा बच्चों? 1, सबको पता है, हैं? सो ये R स्क्वायर इज इक्वल टू ये हो जाएगा A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस ट्वाइस AB कॉस थीटा। ये हमारे बच्चों को समझ में आ गया। अब हमारा मकसद था रिजल्टेंट निकालने के लिए, तो रिजल्टेंट मिल जाएगा अंडर रूट A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस ट्वाइस AB कॉस थीटा का होल रूट ओवर। रिजल्टेंट माने वही, उसी को हम लिख सकते हैं A वेक्टर प्लस B वेक्टर का रिजल्टेंट, माने उसका मैग्नीट्यूड कितना होगा? A वेक्टर का मैग्नीट्यूड का स्क्वायर प्लस B वेक्टर का मैग्नीट्यूड का स्क्वायर प्लस ट्वाइस A का मैग्नीट्यूड B का मैग्नीट्यूड इनटू कॉस A और B के बीच में एंगल थीटा का होल रूट ओवर। इसी चीज को यहां से हमें क्या सीखने को मिलता है, जनरलाइज करके बोलना चाहता हूं। अगर हमारे पास इस तरह के दो वेक्टर्स है, एक है A वेक्टर दूसरा है B वेक्टर, उनके बीच में एंगल थीटा है, तो हमारा रिजल्टेंट जो होएगा वो इनके एकदम बीच में जाएगा या नहीं जाएगा वो नहीं कह सकते, लेकिन इनके बीच में कहीं ना कहीं जरूर जाता है। तो ये जो रिजल्टेंट है वही रिजल्टेंट जो कि A वेक्टर प्लस B वेक्टर का मैग्नीट्यूड है वो कितना होगा, वो कुछ इस तरह आपको मिल जाएगा, फॉर्मूला आपको दे दिए। अब A का मैग्नीट्यूड B का मैग्नीट्यूड पता होगा, थीटा का वैल्यू पता होगा, तो तुरंत निकाल सकते हैं रिजल्टेंट कितना होगा। हेलो, सहमत? चलिए आज का क्लास यहीं समाप्त करते हैं, फिर आएंगे नए कंसेप्ट के साथ। तब तक पढ़ते रहिए, इसको लिख लीजिए अच्छे से। धन्यवाद।